हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सरांश दत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th कमर्शियल एप्लीकेशन का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। फिर हम लोग समझेंगे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट अकाउंटिंग मीन्स? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट देयर आर वेरियस कीवर्ड्स इन दिस मीनिंग, राइट? सो इस मीनिंग में कई कीवर्ड्स है, उसको ध्यान से समझिए, आपको अकाउंटिंग की मीनिंग क्लियर हो जाएगी। So accounting is an art of recording. Why it is an art of recording? Art means what? Art is related to skills. अगर मैं आपको दूं अकाउंटिंग करने को, आप शायद ना कर पाओ, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपने में वो स्किल्स डेवलप नहीं हुआ है। सो सबसे पहले आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए, राइट? सो ये स्किल्स आएगा कैसे? ये स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा विथ द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स। जब प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो तब आप स्किल्स भी सीख जाते हो। प्रिंसिपल्स होता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। सो रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तब आपके अंदर स्किल्स डेवलप होने लगता है। सो किस चीज का स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हम लोग अकाउंटिंग में करते क्या है? सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? तो इसके लिए कुछ बुक्स बनाई गई है। एक है जर्नल और एक है सब्सिडरी बुक। हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक क्या होती है? जर्नल क्या होती है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज इन दिस बुक द ट्रांसैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जब हम लोग रिकॉर्डिंग डेट वाइज करते हैं, और जिस बुक में हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो सब्सिडरी बुक क्या है? सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पे भी हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो सर जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक? सो द आंसर इज सिंपल। जो जर्नल बनाते हैं वो सब्सिडरी बुक नहीं बनाते हैं, और जो सब्सिडरी बुक बनाते हैं वो जर्नल नहीं बनाते हैं। तो कौन लोग सब्सिडरी बुक बनाते हैं और कौन लोग जर्नल बनाते हैं? जर्नल एक ही बुक है, उसी में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, मगर सब्सिडरी बुक में कई बुक्स हैं। सब्सिडरी बुक में पहली बुक का नाम है परचेज बुक, फिर है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। सो हर पर्पस के लिए अलग अलग बुक है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक होती है बिग फर्म और एक होती है स्मॉल फर्म। बिग फर्म के ज्यादा ट्रांसैक्शन होते हैं, सो इसलिए वो फर्म सब्सिडरी बुक प्रेफर करती है। और एक छोटी फर्म, अगर स्मॉल फर्म की बात करें, उनके ट्रांसैक्शन ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो कौन सी बुक प्रेफर करते हैं बनाना? जर्नल बुक, क्योंकि वो सारी बुक को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो एक ही बुक में सारे ट्रांसैक्शन कर लेते हैं। एम आई क्लियर? ओके। नाउ इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है एक तरीके के ट्रांसैक्शन को उसी के प्लेस पे रिकॉर्ड करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक आपने अकाउंट बना दिया, दैट इज परचेजेस अकाउंट। ये परचेज अकाउंट है। अब जितने भी महीने के ट्रांसैक्शन होंगे रिलेटेड टू परचेजेस,
वो सारे के सारे किस अकाउंट में आ जाएंगे, इस अकाउंट में आ जाएंगे। अब बना दिया सेल्स अकाउंट, तो जितने के महीने के ट्रांसैक्शन होंगे रिलेटेड टू सेल्स वो कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। अब आपको पता करना है कि आपका एट द एंड परचेज कितना हुआ है, तो आप इस अकाउंट से पता कर सकते हैं एट द एंड बैलेंस कितना है, और सेल्स अकाउंट कितना सेल्स हुआ है तो वो भी एट द एंड इस अकाउंट से पता कर सकते हैं। तो क्लासिफाइंग का मतलब ये होता है कि एक तरीके के ट्रांसैक्शन को उसी के प्लेस पे रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग हम लोग कहाँ करते हैं, कौन सी बुक में करते हैं, तो क्लासिफाइंग हम लोग करते हैं लेजर में। अब देखो बेटा, लेजर हमको बस एट द एंड बैलेंस दे देगा, यहां पे हमको क्या दे देगा, एक बैलेंस दे देगा। बैलेंसेस हमको कुछ इंफॉर्मेशन देते नहीं है, बस हमको एक बैलेंस पता चल गया कि ये एक बैलेंस है सेल्स का, मगर हमको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन बिजनेस में होता क्या है कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, या स्ट्रांग है या वीक फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये सारी चीजें हमको लेजर से पता नहीं चलती है। इसके लिए हमको करना पड़ता है समराइजिंग, और समराइजिंग हम लोग कहाँ करते हैं, फाइनल अकाउंट में। समराइजिंग हम लोग किस में करते हैं, फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब एज एन ओनर हमको हर साल पता करना रहता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और हम लोगों को पता करना रहता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटी से ज्यादा होते हैं, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन वीक की बात करें तो हमारी लायबिलिटी ज्यादा होती है, आउटसाइड लायबिलिटी ज्यादा होती है हमारे एसेट्स से। सो वो जानना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एनी बिजनेस। सो हम लोग समराइजिंग समझते हैं कि समराइजिंग हमको कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। आई होप इट इज क्लियर। देन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। अब हम लोग बेटा इंटरप्रेट करते हैं कि कौन से ट्रांसैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। बिकॉज इन द बुक्स हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ओनली फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस का मतलब होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर किसी भी चीज को आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो वो आपका फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन है। हार्ड वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, आप उसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो किसी के हार्ड वर्क को। ऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, वो भी आप मेजर नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट फॉर एनी बिजनेस, बट स्टिल आप उसको मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग में उसकी प्लेस नहीं रखते हैं। सो अकाउंटिंग में हम लोग कैसे ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल। ये है 50 रुपए का सपोज, सो इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि इसको एक्सप्रेस्ड मनी में कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन टू द यूजर ऑफ अ बिजनेस, इसका मतलब क्या है, यूजर कौन होते हैं। यूजर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट हो उस बिजनेस में। लाइक फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग की जरूरत किसको है, उसी को बोलते हैं यूजर, सिंपल सी बात। अब अकाउंटिंग की जरूरत किसको होती है, ओनर को जरूरत होती है, क्योंकि उसको एट द एंड क्या जानना रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। ओनर को जानना रहता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सही है कि नहीं है, इसलिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। क्या बस ओनर, और कोई नहीं है जिसको जरूरत होती है आपके बिजनेस की अकाउंटिंग की, होती है बेटा। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने आपको उधार दिया है।
अगर क्रेडिटर्स के पास आपकी अकाउंटिंग बुक है और वो बैलेंस शीट में देख ले कि ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, तो क्या वो आपको उधार पे सामान देंगे? नहीं। सो बैलेंस शीट ने बता दिया बेटा कि आपको उधार और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट। अब क्रेडिटर्स एक हो गए, और कौन बेटा? बैंक लोन। बैंक जब लोन देता है बेटा तो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस दिखता है कि आप रिपे करने के लायक हैं या नहीं है। राइट। सो बहुत सारे, इवन द एम्प्लॉयज बेटा, एम्प्लॉयज भी अकाउंट देख लेता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट की बारी आई बेटा, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट की बारी आई और एम्प्लॉयर बोला कि लॉस में चल रही है बेटा, पैसा नहीं है कंपनी के पास, तो बेटा एम्प्लॉय ओनर के मुंह के सामने फाइनल अकाउंट रख देगा। राइट। अकाउंटिंग रख देगा, ये देखो आपकी प्रॉफिटेबल चल रही है और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी बोनस मिलना चाहिए और इंक्रीमेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी एम्प्लॉय के वजह से भी आई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट। सो एम्प्लॉय को भी जरूरत होती है, इवन द गवर्नमेंट को बिजनेस से क्या चाहिए रहता है? टैक्स चाहिए रहता है, और टैक्स पे होता है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट बिना अकाउंटिंग करे बेटा निकाल ही नहीं सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट। सो कितना टैक्स चाहेगा बेटा गवर्नमेंट को, वो भी डिसाइड अकाउंटिंग करने के बाद ही होता है। एम आई क्लियर टू यू? राइट। सो ये हो गया अकाउंटिंग का मतलब। नेक्स्ट है पर्पस। हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों हैं? अभी जो लास्ट पॉइंट पढ़े बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसी में सारे पर्पस छुपे हुए थे। पहला है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, टू ascertain the profitability. As a owner, I should know at the end of the year what is my profitability, whether it's the profitable business or incurring a loss. राइट। सो ये चीज हमको तभी पता चल सकती है जब हमने प्रॉपर अकाउंटिंग करी होगी। एम आई क्लियर? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हमको किस अकाउंट से मिलती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है, ये हमको पता चलता है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज देखने के बाद। अगर एसेट ज्यादा है उनकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज से तो पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा, आउटसाइडर लाइबिलिटी ज्यादा एसेट से, तो पोजीशन सही नहीं है। सो ये हमको किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। और ये हमको किससे पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट फाइनेंशियल प्लान्स। बिजनेस बेटा फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लान करती है। राइट। फाइनेंशियल प्लान बनाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगले साल कैश की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, क्या क्या बिजनेस में चेंजेस आने चाहिए ग्रोथ के लिए। अब एक वर्ड बोल दिया ग्रोथ के लिए। ग्रोथ आपको तभी समझ में आएगी जब आपको प्रेजेंट सिनेरियो आपके बिजनेस का पता होगा, तब आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आपको बेटा बेस ही नहीं पता है तो आप फ्यूचर का भी प्लान कर नहीं सकते हो कि आगे आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि कभी कभी होता है ज्यादा एक्सेस कैश रखना भी बिजनेस के लिए सही नहीं हो पाता है। कैश रखने का मतलब ये नहीं है कि कैश अपना कैश ना होना, मतलब कि आपने उधार ज्यादा ले लिया तब कैश ज्यादा आ गया, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी बेटा जितना आपने लोन ले लिया। राइट। अब लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा जो आपके लिए एक बर्डन बन जाता है। राइट। सो ऐसे फाइनेंशियल प्लान आउट करने के लिए बेटा आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू कंट्रोल एसेट्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके बैलेंस शीट में एसेट है। राइट। ये बैलेंस शीट है और एसेट्स में बेटा मशीनरी लिखा हुआ है, मशीन लिखा हुआ है 5 लाख की। तो आपको पता है बेटा कि आपके फैक्ट्री में
5 लाख की मशीन पड़ी हुई है, राइट। अब कोई बेटा चोरी करके ले जाए, राइट, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो किसी बंदे पे कि इसके वजह से चोरी हुई है, क्योंकि बेटा आपने फिजिकली चेक नहीं करा था, बट स्टिल आपको पता है कि 5 लाख की मशीनरी बिजनेस में हैगी। तो बेटा ये फ्रॉड मिस एप्रोप्रिएशन कम करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी होता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, टू असेस टैक्स लाइबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया बेटा, टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी उसके लिए भी प्रॉपर अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स हम लोग किस पे करते हैं बेटा? प्रॉफिट पे, और बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए आप प्रॉफिट जान नहीं सकते हो, इसलिए बेटा अकाउंटिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। ये लास्ट पॉइंट जो हमने समझाया है बेटा प्रीवियसली, वो इससे रिलेटेड है कि ओनर्स को किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉफिट या लॉस जानने की, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी जानने की। बैंक को बेटा बैंक लोन देने से पहले आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, क्रेडिट वर्थनेस चेक करते हैं कि आप उनका रिपेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट भी बेटा टैक्स एक्सपेक्ट करती है बेटा कि, और टैक्स एसेस कैसे किया जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से, राइट, कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो बेटा अगर अकाउंटिंग कर रहे हो बेटा तो आप उनको कई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसको? यूजर्स को। तो बेटा आज हम लोग ने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा है, ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।